जब तक इंडिया के साथ आपका मॉडस मोबेंडी नहीं होगा, जब तक, सुन ले मेरी बात, जब तक आपका इंडिया पाकिस्तान का मॉडस मोबेंडी नहीं होगा, आप नेशनल सिक्योरिटी स्टेट से जियो इकोनॉमिक स्टेट नहीं बन पाएंगे। ये मेरा अफसोस है, मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको फैक्चुअल बता रहा हूँ। री एक्सपोर्ट फैसिलिटी बनने जा रहे हैं चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स के लिए। कहीं इस हवाले से ये गुफ्तगू नहीं हो रही कि जो पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर है उस पर उसका क्या असर पड़ेगा? इंडिया आपके नेक्स्ट डोर है, किसी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा, ना चाइना से कर रहा है, ना आपसे कर रहा है, ना बांग्लादेश से कर रहा है, ना छोटा हो बड़ा हो किसी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा, फिर भी उसके अंदर इन्वेस्टमेंट आ रही है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और पाकिस्तान जितना मर्जी जोर लगा ले, वो इंडिया की प्राइमेसी को रोक नहीं सकता। आज पाकिस्तान के मीडिया में एक ऐसे विषय की चर्चा हो रही है जिसकी चर्चा पाकिस्तान में शायद ही होती है। चर्चा के केंद्र में यह प्रश्न है कि क्या कोई देश अपने सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान देकर अपने देश की आर्थिक तरक्की को इग्नोर कर सकता है, उसको अनदेखा कर सकता है, जो आज पाकिस्तान में हो रहा है। चर्चा में यह भी सवाल उठाया गया है कि चीन पाकिस्तान के कर्ज लदी गाड़ी को कब तक खींचता रहेगा। चर्चा में एक सुझाव भी दिया गया है कि अगर पाकिस्तान भारत से दोस्ती कर ले फिर उसके आर्थिक प्रगति के रास्ते खुल सकते हैं। इस संबंध में कुछ और चर्चा इस वीडियो ब्लॉग के अंतिम भाग में करेंगे, लेकिन उसके पहले आइए सुनते हैं पाकिस्तान के एक सैन्य अधिकारी जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, एक पत्रकार और आर्थिक मामलों के एक जानकार की तिकड़ी पाकिस्तानी सरकार को इस संबंध में क्या राय दे रही है। मार्केट करना पाकिस्तान को, कि ये बिल्कुल बात सही है कि जब तक इकोनॉमी अच्छी नहीं होती तब तक आपकी ना तो मिलिट्री चल सकती है, ना कुछ आप कर्जे लेके अपनी नेशनल सिक्योरिटी नहीं चला सकते। पाकिस्तान में जो कि एक डोमिनेंट रोल है सिक्योरिटी एजेंसी का वर्सेस एक वीक रोल है इकोनॉमी का, कि उसकी वजह यह है कि जो स्ट्रक्चरल ग्राउंड रियलिटीज हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट, कि आपके अंदर इन्वेस्टमेंट उस वक्त आएगी जब आपके अपने अंदर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हो। वो इतना पैथेटिक सिस्टम आपका है कि आपके मैक्रो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है ही नहीं। आप किसी इकोनॉमी से बात करें, वो इन्वेस्टमेंट वाला वैसे चकरा जाता है इन मुल्कों में आने के लिए। इंडिया आपके नेक्स्ट डोर है, किसी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा, ना चाइना से कर रहा है, ना आपसे कर रहा है, ना बांग्लादेश से कर रहा है, ना छोटा हो बड़ा हो किसी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा, फिर भी उसके अंदर इन्वेस्टमेंट आ रही है। आपके 750 माइल्स तकरीबन आपका लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर है, जहां पर आपके फोर्सेस परपेचुअली डिप्लॉयड है। अगर आप हकीकत देखें तो सिर्फ ईरान का बॉर्डर है जो कंटेस्टेड नहीं है, या चले जो रेड क्लिफ लाइन है, ये इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर कंटेस्टेड नहीं है। चाइना पाकिस्तान का बॉर्डर भी आप कंटेस्ट नहीं कर रहे, लेकिन इंडिया कंटेस्ट कर रहा है उसको। देखे ना, ये है ना। तो आप जब कंटेस्टेड बॉर्डर के अंदर पैदा हुए हैं, अभी तो ईस्ट पाकिस्तान को आप छोड़ दें, वो तो चला गया ना। मैं तो सिर्फ वेस्ट की बात कर रहा हूँ, जो अब प्रेजेंट पाकिस्तान है। ये आपका शुरू से एक नाइटमेयर रहा है, आपका नाइटमेयर रहा है। और ये हकीकत है कि आपके अक्रॉस द बॉर्डर 2/3 ऑफ इंडियन आर्मी आप पर प्रेशर करके प्रेशर डाला हुआ है उसने। पूरे वेस्टर्न इंडियन कमांड आपके ऊपर चढ़ी हुई है। उनकी आप गैरिजन्स देखें, आपके बॉर्डर के अक्रॉस है। लाहौर आपके बॉर्डर के ऊपर बैठा हुआ है। ये जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर रियलिटीज है, एक तरफ आप बात तो कर रहे हैं पिवट है, हब है, फला है, ये भी तो आपकी वल्नरेबिलिटीज है। आखिर जो इन्वेस्ट करके सीपैक आपके अंदर ला रहा है, एग्जांपल दे रहा हूँ, या कोई और इन्वेस्ट कर रहा है, वो ये भी तो देख रहा है कि आपका इंडिया के साथ इतना बड़ा प्रॉब्लम है जिसके साथ किसी भी वक्त वॉर हो सकती है। व्हाई द हेल आई शुड इन्वेस्ट ट्रिलियंस और बिलियंस इन अ कंट्री लाइक दैट। अब देखिए, मैं बात खुल के करूंगा तो लोग बुरा लगेगा। आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे किसी पोजीशन पे तो आपकी सिक्योरिटी कम होगी ना। अगर आप लड़े रहेंगे तो नहीं होगी ना। आपके लिए प्रॉब्लम ये है कि या तो आप सकम कर जाएं, यू एक्वीज टू इंडियाज डिमांड, देन यू कैन ओपन अप दीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। वो आप नहीं कर सकते क्योंकि इंडिया की डिमांड बहुत ज्यादा सख्त है। जो सिक्योरिटी पैराडाइम की कॉम्प्रोमाइज की एक लिमिट होती है, बियॉन्ड दैट लिमिट आप नहीं कॉम्प्रोमाइज कर सकता, कोई कंट्री नहीं कर सकता। वहां जो आपकी कॉम्प्रोमाइज जो थ्रेशोल्ड है, वो इतना मुश्किल थ्रेशोल्ड है आपका कॉम्प्रोमाइज का, जो कि आपके एनिमी आपको कॉम्प्रोमाइज करने नहीं देता। जब तक इंडिया के साथ आपका मॉडस मोबेंडी नहीं होगा, जब तक, सुन ले मेरी बात, जब तक आपका इंडिया पाकिस्तान का मॉडस मोबेंडी नहीं होगा, आप नेशनल सिक्योरिटी स्टेट से जियो इकोनॉमिक स्टेट नहीं बन पाएंगे। ये मेरा अफसोस है, मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको फैक्चुअल बता रहा हूँ। हमने अपनी कभी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने पर काम ही नहीं किया, क्योंकि हमारा ये ख्याल है कि हमें जो रेमिटेंसेस है वो खुद ही आ जाती हैं, इसलिए हमारा जो है वो गुजारा चल जाता है। इवन अभी जब आप
एक बिजनेस हब बनने जा रहे हैं, एक री एक्सपोर्ट फैसिलिटी बनने जा रहे हैं चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स के लिए, कहीं इस हवाले से ये गुफ्तगू नहीं हो रही कि जो पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर है उस पर उसका क्या असर पड़ेगा। सो हमारी जो एक नैरो माइंडेड अप्रोच है आज के लिए जो हम जीते हैं और उसका आज के फैसलों का आइंदा 10 साल पर क्या इम्पैक्ट होगा, वो बुनियादी तौर पर हमारा मसला पिछले सालों में भी रहा है, आज भी है, और मुझे ये कहने की इजाजत दीजिए कि ऐसा लग रहा है कि आइंदा भी रहेगा। आपने ये समझा कि वो जो सिक्योरिटी का और आपकी जो जियो स्ट्रेटेजिक हैसियत है उसका फायदा आपको मिलता रहेगा। कभी आपको अमेरिका आकर इमदाद का टीका लगा देगा, कभी आपको कोई और मुल्क आकर कोई लोन दिलवा देगा और इस तरह आपकी सांस बहाल रहेगी। मैं उसकी बात कर रहा हूँ, इसका नुकसान आपको जो है वो हुआ है। जो हमारे खित्ते में दूसरी ताकतें हैं उन्होंने अपने रीजनल जो उनके कॉन्फ्लिक्ट्स थे उनको भी परसू किया है और उसके साथ साथ एक इकोनॉमिक एजेंडा भी परसू किया है। भाई देखिए, मुशर्रफ साहब जब तशरीफ लाए उन्होंने एक पूरी इंडिया के साथ एक बड़ा अच्छा एक रिलेशन को क्रिएट कर दिया। वही मुशर्रफ साहब जिन्होंने कुछ महीने पहले अपने आने से पहले एक बहुत बड़े ब्रेक थ्रू को सैबोटेज किया था वर्चुअली। फिर आप देखिए कि जैसे कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि पाकिस्तान और इंडिया जो थे वो ऑलमोस्ट पहुंच चुके थे अपने फाइनल डिसीजन पे कश्मीर के ऊपर। तो अगर इतनी चीजें हो सकती हैं और हुई हैं, और कब हुई हैं, जब मिलिट्री वाज इन कंट्रोल, तो क्यों नहीं हम इस चीज पे थोड़ा सा पुल बैक करते हैं, लेट डिप्लोमेट डिसाइड। और आपने जहां तक बात की, लेटने की बात नहीं है, बात दरअसल ये कि इंडिया का ऑब्जेक्टिव है, ये मैं कह रहा हूं कि आपको एक्वीज करे, वो आपको अकोमोडेट नहीं कर रहे। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फोर्सिंग अ स्मॉलर नेबर टू एक्वीज और टू अकोमोडेट। आप एक न्यूक्लियर पावर को कह रहे हैं कि आप उसके अंदर एक्वीज करें, वो नहीं करेगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और पाकिस्तान जितना मर्जी जोर लगा ले वो इंडिया की प्राइमेसी को रोक नहीं सकता। फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड दीज टू पैरामीटर्स। इसको कैसे हमने स्क्वायर करना है कि हमारा इस कंपटीशन और इस वॉर में हमारा क्यूमुलेटिवली नुकसान है, हमारा नुकसान है, क्योंकि इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, उसकी लोकेशन इतनी दूर है कि वो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट आ सकती है, तो वो सिक्योरिटी और इकोनॉमिक स्टेट दोनों इक्वल बन सकता है। आप देखें ना, आप क्या प्रॉब्लम ये है कि आप कहते हो कि ये इन्वेस्टमेंट डालें तो आप इसको कॉम्प्रोमाइज कर दें। वो जो आपने बातें की है कि एक इनिशिएटिव था, वाजपेयी साहब का ग्रेट इनिशिएटिव था। मैं आपके प्रोग्राम में बात करना चाह रहा हूँ ये कि लाहौर इनिशिएटिव वाजपेयी का इनिशिएटिव था, आगरा इनिशिएटिव वाजपेयी का इनिशिएटिव था डिस्पाइट कारगिल। आप उनकी बड़ापन देखें ना, मैं तो इस बात को एग्री करना चाहिए कि उन्होंने ये किया है। उसके बाद पार्लियामेंट अटैक हुआ, एक स्टैंड ऑफ हुआ, यानी जो 2002 का बकायदा वो हुआ। उसके बावजूद वाजपेयी फॉर द थर्ड टाइम केम टू इस्लामाबाद इन 2004। तो आप उनको, और वो क्या कुछ नहीं हुआ, कंधार हुआ, आपको पता है, हाईजैक हुआ, कितना कुछ हुआ, लेकिन वो एक लीडर था जो डिटरमिन्ड था कि इस चीज को करें। हम इस बात को एक्नॉलेज नहीं करते कि भाई वो डिस्पाइट बीइंग फ्रॉम बीजेपी ही डिड दैट। ठीक बात, देखे ना, हम उसको नहीं कर पाए क्योंकि उनके यहाँ भी जो डीप स्टेट था इंडिया के अंदर वो एग्री नहीं कर पाया, वरना आगरा हो गया था। आपके यहाँ भी लाहौर के बाद जो हुआ है, आपके यहाँ भी एक डीप स्टेट काम करता है। दोनों मुल्क के अंदर दो स्ट्रेटेजिक एनक्लेव्स हैं जिनका ये इशू है कि हमने कभी हम अमेरिका को बार्टर करते हैं कि वो हमें सेवियर कर देगा, फिर हम सोचते हैं कि ये हमारी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन को, हम वही जियो पोलिटिकल रेंटिंग वाली मेंटालिटी है ना कि वो आके बचा लेगा। तो जब तक हम खुद से नहीं करेंगे, रेमिटेंसेस, अभी कोविड हो गया, रेमिटेंसेस आपको मसला पड़ गया आपकी इकोनॉमी का। आपके इस किस्म के फैक्टर पे अगर आपकी इकोनॉमी डिपेंडेंट करती रहेगी और आप अंदर से स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं करेंगे, unless you address the structural problem and balance this national security and economic structure का problem, ये बातें सिर्फ सेमिनार के हद तक रहेंगी। अभी आपने जो चर्चा में सुना
यह सभी देशों के लिए प्रासंगिक है। देश की आर्थिक प्रगति के साथ साथ ही देश की सुरक्षा भी जुड़ी हुई है। ये दोनों चीजें परस्पर एक दूसरे पर निर्भर है। सुरक्षा को मजबूत करने के लिए धन की आवश्यकता होती है और दूसरी तरफ अगर किसी देश में अमन चैन का माहौल हो, उस देश की सरहदें सुरक्षित हो, तभी कोई बाहरी देश उस देश में अपनी पूंजी लगाता है और फिर उस देश की आर्थिक प्रगति की गाड़ी चल निकलती है। सौभाग्यवश हमारा राजनीतिक नेतृत्व इस मामले में अच्छा रहा और न केवल हमारे देश की आर्थिक प्रगति हुई बल्कि साथ साथ सुरक्षा में भी हम सबल हुए। ऐसा नहीं है कि बंटवारे के बाद हम लोगों को झटका नहीं लगा। 1962 में चीन ने झटका दिया जिसकी गूंज आज तक ही सुनाई देती थी। उस समय हम आर्थिक रूप से सबल नहीं थे, इसलिए हमारी सुरक्षा भी कमजोर थी, पर देश संभल गया और आज स्थिति यह है कि चीन के लगातार कोशिश करने के बाद हमने उसका हर मौके पर मुंहतोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान में इसका उल्टा रहा। पाकिस्तान जब बंटवारे के बाद भारत से अलग हुआ तो उसकी आर्थिक विकास की गाड़ी तेजी से चली। अमेरिका ने मदद दिया, पाकिस्तान आर्थिक रूप से सबल भी हुआ और साथ साथ सुरक्षा की दृष्टि से भी मजबूत हुआ और यहां तक कि 80 के दशक में पाकिस्तान का विकास दर भारत की विकास दर से ज्यादा था। लेकिन पाकिस्तान यह भूल गया कि दूसरे देश की बैसाखी पर देश ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाता है और यही हुआ। अमेरिका ने अपने हाथ पीछे किया और 1900 के बाद दशक आते आते पाकिस्तान के रफ्तार ढीला पड़ गया। आर्थिक विकास की गति ढीला पड़ते ही पाकिस्तान में बदहाली का आलम शुरू हो गया और आज स्थिति यह है कि अब कर्ज पर ही पाकिस्तान जिंदा है। चीन अगर पाकिस्तान को कर्जा देना बंद कर दे फिर पाकिस्तान को आर्थिक दिवालिया होने से कोई नहीं रोक सकता और इसका परिणाम यह होगा कि अपने भारी भरकम सेना पर जो पाकिस्तानी सरकार खर्च करती है वह खर्च बंद हो जाएगा और सेना उसकी स्वतः कमजोर हो जाएगी और वह होना शुरू भी हो गया है। दरअसल पाकिस्तान की सेना भारत का डर दिखाकर अपनी सुरक्षा पर ज्यादा से ज्यादा खर्च कराती है, पर साथ में भारत से दुश्मनी भी जारी रखे हुई है। जबकि भारत हमेशा से ही पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते रहा है, पर पाकिस्तान के रवैये में अभी तक कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। अब उसको जब से मोदी सरकार केंद्र में आई है और अजीत डोभाल ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पदभार संभाला है, तब से पाकिस्तान को पाकिस्तान की भाषा में जवाब दिया जाने लगा है। तब से पाकिस्तान में छटपटाहट बढ़ी है। ऐसा होता कि पाकिस्तान भारत से दोस्ती कर लेता, आत्मनिर्भर बनता, खुशहाली के रास्ते स्वतः उसके लिए खुल जाते, न कि बदहाली के रास्ते जो आज पाकिस्तान में देखा जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।